नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वाकाटक वंश के इतिहास को, इक्ष्वाकु वंश के इतिहास को और कुछ अन्य वंशों को भी देखेंगे जो सातवाहन साम्राज्य के बाद उदित हुए थे। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आइए जानते हैं सातवाहन साम्राज्य के बाद उदित हुए प्रमुख वंशों के विषय में। हम देखते हैं सातवाहन साम्राज्य को, और उस साम्राज्य के दौरान यज्ञश्री सातकर्णी हमें मिलते हैं। उनके समय काल में जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है वहां पर आभोर वंश उदित होता है, जो दक्षिणापथ है वहां पर वाकाटक वंश उदित होता है, जो कि तीसरी शताब्दी से लेकर छठी शताब्दी तक शासन व्यवस्था को संभालता है। जो दक्षिण पूर्व का क्षेत्र है वहां पर इक्ष्वाकु वंश उदित होता है, जो कि चौथी शताब्दी से पांचवी शताब्दी तक शासन व्यवस्था को संभालता है। तो हम इन प्रमुख वंशों को देखेंगे। हम और भी वंशों को देखेंगे जो उदित हुए। तो अगर हम क्षेत्र देखें तो सातवाहन साम्राज्य का क्षेत्र हमें मिलता है। उसके बाद जो वाकाटक है वह मुख्यतः जो सातवाहन साम्राज्य था उन्हीं के हिस्सों पर उदित हुआ, और जो इनका यह दक्षिण पूर्व का क्षेत्र है यहाँ पर इक्ष्वाकु वंश उदित हुआ। यहाँ पर पल्लव, यहाँ पर चोल, यह भी अपनी शासन व्यवस्था को संभाल रहे थे। तो सातवाहन साम्राज्य के बाद ही यह प्रमुख वंश हमें मिलते हैं। अगर हम देखें जो वाकाटक का क्षेत्र है वह उत्तर में नर्मदा नदी से लेकर जो पूर्व में ऋषिक देश है या जो खान देश है, वहीं दक्षिण में गोदावरी से लेकर पश्चिम में जो कौशल है छत्तीसगढ़ में, वहां तक यह हमें मिलता है। हम देखें कि जो सातवाहन साम्राज्य था जब वह समाप्त हुआ तो उसके कई सारे उत्तराधिकारी वंश उदित हुए। उनमें हम देखें तो आभीर वंश, बोधि वंश, कदम राजवंश, इक्ष्वाकु राजवंश, बृहत पलायन, आनंद राजवंश, विष्णुकंटिन और वाकाटक राजवंश। तो हम मुख्यतः देखेंगे वाकाटक को और इक्ष्वाकु राजवंश को, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम इन वंशों के विषय में भी जानेंगे, क्योंकि इन वंशों से जो वाकाटक और इक्ष्वाकु के अलावा हैं उनसे प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं। तो उनके विषय में बहुत बेसिक जानकारी लेंगे, और जो ये दोनों वंश हैं वाकाटक और इक्ष्वाकु, इनके विषय में हम डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि आभीर राजवंश का उदय हुआ। इस राजवंश का उदय काठियावाड़ के क्षेत्र में हुआ, और रुद्रमूर्ति नामक एक शासक का उल्लेख इसी वंश से हमें मिलता है। हालांकि जो माठरी पुत्र ईश्वरसेन है वह हमें एक प्रमाणित उत्तराधिकारी के रूप में मिलता है, क्योंकि इसके दो लेख हमें मिलते हैं। कहां पर? नासिक में। जो ईश्वरसेन की सीमा है वह इन अभिलेखों से पता लगती है कि इसकी सीमाओं में जो उत्तरी महाराष्ट्र है, अपरांत है और लाट, यह क्षेत्र शामिल है। फिर हमें एक वंश देखना होगा, बोधि वंश। यह देखें तो दक्कन के जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है वहां पर यह हमें मिलता है, और यह मुख्यतः कनेक्टेड होता है बौद्ध धर्म से। कदम राजवंश को देखें तो एक राजवंश होता था चुटकुलानंद राजवंश, और यह दक्षिणापथ में स्थित था। जो यह चुटकुलानंद राजवंश था, इनका सातवाहनों से रक्त का संबंध था। बाद में एक व्यक्ति मिलता है राजा वशिष्ठ पुत्र पिलवापु कुरु। इनके उत्तराधिकारी हमें मिलेंगे माठरी पुत्र तिवल कुरु, और उनका पुत्र मिलेगा हमको गौतमी पुत्र विल्यास कुरु। तो यह कदम राजवंश के प्रमुख राजा हैं जो एक स्वतंत्र शाखा स्थापित करते हैं चुटकुलानंद राजवंश के बाद, जो कि सातवाहनों के ही संबंधी थे। इस राजवंश के विषय में हमें कोल्हापुर से मुद्राएं प्राप्त होती है, और उन मुद्राओं पर जो कुरु नाम है, आप देख रहे होंगे तिवल कुरु, विल्याल कुरु, पिलवापु कुरु, तो कुरु जो नाम है आखिरी में, यह इन सिक्कों पर मिलता है। हालांकि बहुत सारे लोग यह मानते हैं कि यह सातवाहनों का ही एक एक्सटेंशन है। फिर हम देखें इक्ष्वाकु राजवंश को। इसकी स्थापना वशिष्ठ पुत्र शांतिमूल, या जिन्हें शांतिमूल के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने की थी। यह मुख्यतः ब्राह्मण धर्म के समर्थक थे, और जो बौद्ध धर्म था उसके उपेक्षक थे। यह ब्राह्मण धर्म को ज्यादा स्थान देते थे और बौद्ध धर्म की यह आलोचना करते थे। इनके समय जो घंटसाल है और जो कष्टसाल है, यह प्रमुख बंदरगाह थे जिनसे होकर इक्ष्वाकु राजा पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापारिक संबंध किया करते थे। इनका राजा मिलेगा हमें शांतिमूल। शांतिमूल के बाद वीर पुरुष दत्त मिलेगा, जिन्होंने 12 वर्षों तक शासन संभाला। इनके समय एक बड़ा परिवर्तन हुआ कि जो यह वंश ब्राह्मणवादी व्यवस्था का समर्थक था, जब इसकी रानियां बौद्ध धर्म की समर्थक मिलेगी तो इस वंश में हमें बौद्ध धर्म के भी प्रभाव दिखने लगेंगे। इस वंश से कनेक्टेड जो अमरावती कला है वह सबसे फेमस है। इसके बाद राजा बनेगा इहुबल। यह 11 वर्षों तक शासन करेगा, और इसकी शाखा जो उत्तरी मैसूर का क्षेत्र है वहां तक फैल जाती है। धीरे धीरे इस वंश पर पल्लवों का अधिकार हो जाता है। पल्लव एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में
उदित होते हैं और जो पल्लव नरेश की स्कंद वर्मन है उसने इस कदम राजवंश को समाप्त कर दिया। फिर हम देखें बृहत पलायन को 450 ईस्वी के आसपास यह हमें मिलते हैं, जो कृष्णा नदी का क्षेत्र है और जो मछलीपट्टनम का क्षेत्र है उस क्षेत्र में तीसरी सदी में इनका प्रभुत्व था। इनके विषय में एक ही अभिलेख हमें मिलता है, कोंडमुडी दानपत्र, और इस दानपत्र में एक राजा का हमको वर्णन मिलता है इसका नाम है जय वर्मन। तो जय वर्मन का वर्णन हमको कोंडमुली दानपत्र से मिलता है। यह बौद्ध धर्म के लिए बहुत फेमस है और जो घंटसाल था वह इन्हीं के समय बौद्ध धर्म के लिए और व्यापारिक केंद्र के लिए प्रसिद्ध हुआ। बाद में जो कांची के पल्लव हैं, पल्लवों की एक शाखा, वह इस बृहत फलायन पर अधिकार कर लेते हैं और वह इनके अधीन आ जाता है। फिर हम देखें आनंद राजवंश को। यह राजवंश शुरू होता है कंदर नामक राजा से। इनका पहला राजा हमें कंदर के नाम से मिलता है। दूसरा राजा अंतिवर्मन मिलता है जो कि शैव धर्म का समर्थक था। फिर इनका तीसरा राजा दामोदर वर्मन हमें मिलता है जो कि बौद्ध धर्म का समर्थक था। दामोदर वर्मन ने कोपतेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया जो कि एक चैत्यगृह है और इसने हिरण्यगर्भ नामक महादान भी किया था। फिर मिलेगा एक वंश विष्णुकंटिन। विष्णुकंटिन वंश की स्थापना माना जाता है कि विक्रमेंद्र ने की, जिसको विक्रमेंद्र वर्मन के नाम से भी जाना जाता है। 500 ईस्वी के आसपास यह वंश स्थापित हुआ। इस वंश के राजा विक्रमेंद्र ने लगभग 11 बार अश्वमेघ यज्ञ किए और ज्ञानाश्रयी छंदोविसिंति की रचना भी की। इसके बाद राजा मिलेंगे महाराज गोविंद वर्मन, इनका एक दूसरा नाम भी हमें मिलता है विक्रमाश्रय। इसके बाद राजा मिलेंगे माधव वर्मन, महेंद्र वर्मन, जिन्होंने लगभग 535 से लेकर 575 ईस्वी तक शासन व्यवस्था को संभाला। विष्णुकंटिन राजवंश का संघर्ष हमें दिखेगा चालुक्य राजवंश के साथ, और जो चालुक्य नरेश हैं जय सिंह, उनसे इनका संघर्ष होगा। माधव वर्मन के बाद हम देखें तो देव वर्मन यह शासन व्यवस्था को संभालेंगे और उसके बाद माधव वर्मन द्वितीय आएंगे। इसके साथ साथ इनका एक दूसरा पुत्र भी है, राजा विक्रमेंद्र वर्मन द्वितीय। इनकी जो माता है वह कनेक्टेड है वाकाटक वंश से। तो विष्णुकंटिन वंश का संपर्क होगा वाकाटक वंश से और वह भी विवाह के माध्यम से। इनके बाद एक पुत्र होगा इनका, जिसका नाम है महाराज इंद्र भट्टारक वर्मन। यह शैव धर्म का समर्थक है। 510 से 620 ईस्वी तक यह शासन व्यवस्था को संभालता है। इसके बाद राजा मिलेंगे विक्रमेंद्र वर्मन तृतीय। यह 620 से 631 ईस्वी तक शासन व्यवस्था को संभालते हैं। महाराज विक्रमेंद्र वर्मन शैव धर्म के समर्थक हैं और इसीलिए इन्हें माहेश्वर की उपाधि भी दी जाती है। एक तीसरा पुत्र हमें मिलेगा माधव वर्मन का, जिसका नाम है मच्छत्र भट्टारक। जो यह विष्णुकंटिन वंश है, यह मुख्यतः विष्णुकोंड नामक स्थान से कनेक्टेड है जो कि कर्नूल जिले में स्थित है। फिर अगला वंश हम देखें वाकाटक राजवंश। 3री सदी से लेकर 8वीं सदी तक यह शासन व्यवस्था को संभालते हैं। इस राजवंश में विष्णु वृद्धि गोत्र के ब्राह्मण थे और जो इनका मूल निवास था वह बरार या विदर्भ का क्षेत्र था। यह ब्राह्मण धर्म से कनेक्टेड थे। यह आप ध्यान रखिएगा। जो अजंता गुहा लेख है वह इनके विषय में बताता है। वह कहता है या उनमें लिखे जो उल्लेख हैं वह बताते हैं कि इस वंश का जो पहला राजा है वह विंध्य शक्ति हमें मिलता है। उसके बाद विंध्य शक्ति का पुत्र प्रवरसेन हमें मिलेगा। तो वाकाटक वंश में सबसे पहला राजा विंध्य शक्ति और उसके बाद उनका पुत्र प्रवरसेन। प्रवरसेन के विषय में हम देखें तो एकमात्र ऐसा राजा है जिसने सम्राट की उपाधि धारण की और जिसका उल्लेख हमें प्रवीर के नाम से मिलता है। अब आप अंतर समझिए, राजा व सम्राट के मध्य जो आपका सम्राट होता है इसके अंतर्गत कई राजा होते हैं। मतलब कई सारे राजा मिलकर जब किसी व्यक्ति को समर्थन देते हैं तो वह बनता है सम्राट। तो पहला सम्राट इस वंश का हमें मिलेगा प्रवरसेन, जिसका नाम प्रवीर के नाम से उल्लेखित है। प्रवरसेन ने 4 अश्वमेघ यज्ञ किए, एक वाजपेय यज्ञ किया और अन्य बहुत सारे वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया। इसके माध्यम से जो ब्राह्मणवादी विचारधारा थी इस वंश की उसको बड़ा समर्थन मिला। एक राजा इनका हमें और बहुत फेमस मिलेगा जिसका नाम है रुद्रसेन, और इसके विषय में जो वाकाटक वंश के अभिलेख हैं वह हमें बताते हैं। उन अभिलेखों में इस रुद्रसेन को महाभैरव का उपासक बताया गया है। तो यह वाकाटक राजवंश है। यह गुप्त राजवंश का समकालीन वंश था और नंदी वर्मन इनकी राजधानी थी। तो इस तरह से वाकाटक राजवंश के विषय में
कुछ बेसिक चीजें हमने जान ली है। अब इनके राजा हम देखते हैं। विंध्य शक्ति प्रथम 250 से 270 ईस्वी तक यह शासन व्यवस्था को संभालते हैं। जो अजंता का अभिलेख है उनमें इनका वर्णन मिलता है। ब्राह्मण धर्म से यह कनेक्टेड है और जो ब्राह्मणवादी विचारधारा है उन्हीं को यह समर्थन देते हैं। दूसरा व्यक्ति प्रवरसेन प्रथम 270 से 330 ईस्वी तक यह शासन को संभालता है। इन्हीं का मंत्री हमें मिलेगा वराहदेव। वराहदेव जिन्होंने घटोत्कच गुफा लेख का निर्माण करवाया था। प्रवरसेन के विषय में अगर हम देखें तो जो सतपुड़ा की उपत्यका है वहां पर एक पुरिका नामक नगरी को इन्होंने जीता था, जो कि नाग वंश के राजा शिशुके के अधीन था। तो नाग वंश से हमें इनका द्वंद दिखता है। प्रवरसेन के समय जो यह वाकाटक वंश है यह दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक को कहेंगे ज्येष्ठ शाखा और दूसरे को कहेंगे वत्स गुल्फ शाखा। तो प्रवरसेन के समय वाकाटक राजवंश दो भागों में विभाजित हो गया। हम देखते हैं ज्येष्ठ शाखा को। जो ज्येष्ठ शाखा है इनमें सबसे फेमस हमें मिलेंगे गौतमी पुत्र, जिनका पिता के शासन काल में ही देहांत हो गया था। लेकिन उसके बाद जो राजा हैं रुद्रसेन प्रथम, जिन्होंने विदर्भ के क्षेत्र में शासन व्यवस्था को संभाला और यह शैव धर्म के समर्थक थे। वहीं अगर हम उत्तर भारत से कंपेयर करें तो जब समुद्रगुप्त का शासनकाल था तो उन्हीं के समय हमें रुद्रसेन प्रथम दिखते हैं। इसके बाद पृथ्वीसेन प्रथम हमें मिलते हैं। पृथ्वीसेन प्रथम 350 से 400 ईस्वी तक शासन व्यवस्था को संभालते हैं। कहते हैं कि पृथ्वीसेन युधिष्ठिर के समान थे, अर्थात जो महाभारत में युधिष्ठिर का कैरेक्टर है कि वह बहुत सत्य वचन वाले हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, बहुत न्यायप्रिय हैं। तो कुछ उसी तरह की विचारधारा हमें पृथ्वीसेन के विषय में भी मिलती है। पृथ्वीसेन के विषय में अगर हम देखें तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे और जो इनकी पुत्री है प्रभावती, उनका विवाह हुआ था रुद्रसेन से। यह शैव धर्म के समर्थक है और नंदीवर्मन नामक नगर इन्होंने बसाया है। इसके बाद हमें मिलेंगे रुद्रसेन द्वितीय 400 से लेकर 450 ईस्वी तक यह ज्येष्ठ शाखा को संभालते हैं। इन्हीं का विवाह हुआ था प्रभावती से और यह वैष्णव धर्म को मान रहे हैं। अब यहाँ देखिए परिवर्तन हो रहा है। जैसे ही प्रभावती से विवाह हो रहा है तो उसका प्रभाव हमको दिख रहा है कि अब यह वैष्णव धर्म को ज्यादा मानेंगे। पहले यह शैव धर्म को ज्यादा मान रहे थे। चाहे आप गौतमी पुत्र के समय देखें, रुद्रसेन प्रथम के समय, पृथ्वीसेन प्रथम के समय, यह सब शैव धर्म के समर्थक हैं। लेकिन रुद्रसेन द्वितीय जिनका विवाह होता है प्रभावती से, तो अब हमको वैष्णव धर्म दिखने लगेगा। दूसरी शाखा हम देखें वत्स गुल्फ शाखा। यह शाखा जो विंध्याचल पर्वत है वहां से लेकर जो गोदावरी नदी तट है वहां तक शासन व्यवस्था को फैलाई। इनका राजा हमें मिलेगा सर्वसेन 355 से 400 ईस्वी तक यह शासन को संभालेगा। उसके बाद प्रवरसेन द्वितीय मिलेगा। प्रवरसेन प्रथम मिलेगा कहाँ? ज्येष्ठ शाखा में। प्रवरसेन द्वितीय कहाँ मिलेगा? वत्स गुल्फ शाखा में। प्रवरसेन के विषय में हम देखें तो सेतुबंध नामक एक प्राकृत काव्य ग्रंथ है, उसकी इन्होंने रचना की है और इनको जो बालाघाट अभिलेख है वहां पर परम भागवत की उपाधि दी गई है। इनका पुत्र कौन है यह नाम अज्ञात है, लेकिन उसने 410 से 450 ईस्वी तक शासन व्यवस्था को संभाले रखा था। उसके बाद हमें मिलेंगे देवसेन जो कि 450 से लेकर 465 ईस्वी तक शासन व्यवस्था को संभालेंगे। इस समय जो यह वत्स गुल्फ शाखा है इसका द्वंद्व होगा ज्येष्ठ शाखा के साथ, और जो ज्येष्ठ शाखा के नरेंद्र सेन है इन्होंने 450 से 470 ईस्वी तक शासन व्यवस्था को संभाला था, उनसे इनका संघर्ष हमें दिखेगा। उसके बाद हरिशेन मिलेंगे जो कि 465 से 500 ईस्वी तक शासन को संभालेंगे। हरिशेन के ही मंत्री हमें वराहदेव मिलेंगे जिन्होंने घटोत्कच गुफा का निर्माण किया और जो अजंता गुफा की गुफा संख्या 16 है उसको भी इन्होंने बनवाया था। इनका पुत्र कौन है यह नाम अज्ञात है, लेकिन 500 ईस्वी से लेकर 510 ईस्वी तक वह शासन को संभालते हैं। ज्येष्ठ शाखा जो है रुद्रसेन द्वितीय तक, जिन्होंने 400 से लेकर 405 ईस्वी तक शासन को संभाला था। इनके बाद के राजाओं को भी हम देख लेते हैं। तो राजा मिलेंगे दिवाकर सेन जिन्होंने 405 से 420 ईस्वी तक रुद्रसेन द्वितीय के बाद शासन को संभाला था। जो यह दिवाकर सेन थे और इनके भाई जो दामोदर सेन थे यह कम उम्र के थे या अल्प वयस्क थे। तो उस समय जो शासन व्यवस्था थी
उसको प्रभावती ने ही संभाला था। लेकिन राजा कौन था? राजा था दिवाकर सेन, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावती शासन व्यवस्था को संभाल रही थी। लगभग 13 वर्षों तक प्रभावती ने शासन व्यवस्था को संभाला था। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो आपके कालिदास थे वह प्रभावती के दरबार में थे और उन्हीं के दरबार में रहकर जो मेघदूत ग्रंथ है उसकी रचना कालिदास ने की थी। दिवाकर सेन का जो भाई है दामोदर सेन, जिसका हमें उपनाम मिलेगा प्रवर सेन द्वितीय। दिवाकर सेन के बाद यह शासन का भार संभालता है। 420 से लेकर 450 ईस्वी तक यह शासन व्यवस्था को संभालता है। यह पुष्यमित्र शुंग का समकालीन है। पुष्यमित्र शुंग कौन? जिन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी मौर्य साम्राज्य के बाद। फिर मिलेगा नरेंद्र सेन, जिन्होंने 450 से 470 ईस्वी तक शासन व्यवस्था को संभाला था। और नरेंद्र सेन ने जो राजपूत वंश है कुंतल क्षेत्र का, वहां पर वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अगला व्यक्ति पृथ्वी सेन द्वितीय, जिन्होंने 470 से लेकर 490 ईस्वी तक शासन व्यवस्था को संभाला था। यह वैष्णव धर्म को मानने वाले थे और इन्हें परम भागवत की उपाधि मिली हुई थी। जो आपके नरेंद्र सेन थे, जिन्होंने 450 से लेकर 470 ईस्वी तक शासन व्यवस्था को संभाला था, उनका हमें द्वंद्व दिखता है नलराज वंश से। तो उस वंश से इनका क्षेत्रीय विवाद था। नलराज वंश कौन है? तो हम देखें कि इनके राजा हमें मिलेंगे सबसे पहले भवदत्त वर्मन, जिन्होंने इसकी स्थापना की। राजा उसके बाद अर्धपति कंद वर्मन भी हमें इसी नलराज वंश से मिलेंगे। तो नरेंद्र सेन का द्वंद्व था क्षेत्रों को लेकर, इससे नलराज वंश से। अब हम समझना चाहें कि इनकी राजतांत्रिक व्यवस्था कैसी थी, तो हम देखें तो सबसे पहले होता था राष्ट्र, या जिसे राज्य के नाम से भी जाना जाता है। इसका नियंत्रण करता होता था राजा। राष्ट्र के नीचे हमें विषय मिलेंगे, जिन्हें हम जिलों के रूप में समझ सकते हैं, और यह जिले कटक में विभाजित हो जाते थे। आहार और भोग तो हमें वाकाटक वंश की प्रशासक इकाइयां मिलती हैं, जो इनकी प्रशासनिक व्यवस्था को देख रही थी। जो वाकाटक हैं, यह मुख्यतः ब्राह्मण धर्म से कनेक्टेड है, यह आप ध्यान रखिएगा। तो आहार, भोग, कटक, विषय, इनके विषय में भी आप ध्यान रखिएगा। तो कला के क्षेत्र में अगर हम देखें तो जो इनकी राजभाषा थी वह संस्कृत थी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि यह ब्राह्मणवादी विचारधारा के समर्थक हैं, तो इसीलिए संस्कृत इनकी राजभाषा है। और इन्हीं के संरक्षण में जो वैदवी काव्य कीर्ति ग्रंथ है उसकी रचना हुई है। इसके अलावा जो प्रवर सेन का तामपत्र है, जो वाकाटक महाराज प्रवर सेन प्रथम से लेकर प्रवर सेन द्वितीय तक जानकारी देता है, उनके जीवन के विषय में हमें बताता है। तो इस तरह से हमने वाकाटक वंश और इक्ष्वाकु वंश दोनों के विषय में वह सब कुछ देख लिया है, जिनका परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।